हेलो बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। यह है क्लास 12th का डेरिवेशन सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 12th के सिलेबस में फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन है उसको चैप्टर वाइज एक एक करके हर एक डेरिवेशन को यहाँ पर करते हैं। और इसका अलग से प्लेलिस्ट है। आप लोग यूट्यूब चैनल पर पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर डेरिवेशन सीरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। तो जितना भी आपके पूरे सिलेबस में पार्ट 1 जो बुक है, पार्ट 2 जो बुक है, इस पूरे सिलेबस में जितने भी डेरिवेशन है एक एक करके वो सब आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी तक 6-7 डेरिवेशन हो गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। पिछले डेरिवेशन में हमने बात किया था बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का डेरिवेशन आपने सीख लिया है। अब आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 12th का जो एक थियरी और न्यूमेरिकल का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें सारा कुछ पढ़ाया गया है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, वो सब आपको कराया गया है। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से आपको विभव का मान निकालना है। तो जैसे आपने पिछले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाला था दो अलग अलग स्थितियों में, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में, बिल्कुल वैसे ही इस बार भी उसी द्विध्रुव की वजह से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव का मान निकालना है। तीव्रता के डेरिवेशन को हमने दोनों डेरिवेशन को अलग अलग, अक्षीय स्थिति का अलग लेक्चर है और निरक्षीय स्थिति का अलग लेक्चर है, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी था। बट इसमें ये बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर दिशा का कोई मामला नहीं है, है ना, कि डायरेक्शन किधर है और किधर कब जुड़ेंगे कब नहीं जुड़ेंगे। ये एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि है, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अक्षीय स्थिति में विभव। तो आपके पास ये वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है और इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। और यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है कि एक प्लस Q आवेश होगा तो दूसरा माइनस Q आवेश होगा। और आप जानते हैं कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी है, यानी कि P मतलब आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की जो दूरी है, इनका जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब आपको इस द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति में विभव निकालना है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब जो इसका एक्सिस है, जो इसका ये अक्ष है, उसी स्थिति में तो मान लीजिए कि इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर कोई एक अन्य बिंदु P है। और इसी बिंदु P पर आपको क्या पता करना है, इसी बिंदु P पर आपको पता करना है विभव। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये डेरिवेशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको करना क्या है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q आवेश है। और किसी भी बिंदु आवेश की वजह से उससे r दूरी पर या x दूरी पर आप विभव निकाल सकते हैं। पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था। तो इस यानी इस माइनस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव निकाल सकते हैं, प्लस Q आवेश की वजह से भी बिंदु P पर विभव निकाल सकते हैं। और वो दोनों विभव को आप जोड़ देंगे तो बिंदु P पर इस पूरे द्विध्रुव की वजह से विभव निकल जाएगा। तो ये आपका पूरा एक ओवरव्यू हो गया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखिए A से लेकर B तक की जो लंबाई है वो है 2L, द्विध्रुव की कुल लंबाई 2L। और A से लेकर O तक या फिर O से लेकर B तक की जो लंबाई है, क्योंकि बिंदु O इसका मध्य बिंदु है, तो ये लंबाई और ये लंबाई बिल्कुल बराबर है और इसका बिल्कुल आधा, यानी L लंबाई है। इसके साथ ही साथ बिंदु O से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी है, O से लेकर P तक की दूरी है वो कितनी है, R है। ये हमने माना है, ठीक है, ऐसा हमने माना है। और अगर आपसे पूछें A से लेकर P तक की लंबाई बताइए, तो देखिए A से लेकर P तक की लंबाई कैसे मिलेगा। तो A से लेकर B तक का तो पता ही है, ठीक है, या तो A से लेकर O तक का पता है, ये L है, और O से लेकर P तक R है। तो इसका मतलब A से P तक का निकालेंगे कैसे, AO प्लस OP, और AO है कितना L और OP कितना है R, यानी R प्लस L। इसको लिख सकते हैं R प्लस L। ये तो AP का मान आ गया। अगर BP का मान निकालना हो तो B से लेकर P तक की लंबाई कितनी आएगी, B से लेकर P तक की लंबाई कितनी है, देखिए O से लेकर P तक कितना है R और O से लेकर B तक कितना है L।
तो अगर इस पूरे R में से इस L को माइनस कर दें तो ये वाली लंबाई आ जाएगी BP। तो इसका मतलब कि BP इज इक्वल टू लिख सकते हैं OP माइनस OB। OP माइनस OB करेंगे तो BP आ जाएगा, और OP कितना है R माइनस OB कितना है O से लेकर B तक, वो है L, तो R माइनस L। ठीक है, तो AP और BP की लंबाई निकालनी जरूरी थी डेरिवेशन करने के लिए, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव बताइए। तो अक्षीय स्थिति में जो बिंदु P है वहां पर जो विभव आपको इस द्विध्रुव की वजह से पता करना, तो द्विध्रुव में तो दो दो आवेश है ना, तो आपको इस आवेश की वजह से भी विभव निकालना पड़ेगा और इस आवेश की वजह से भी विभव निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों विभवों का परिणामी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो बिंदु आवेश माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो उसको अगर हम V1 बोलें तो इसका मान कितना होगा 1/4πε0 और आवेश बटी में दूरी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, और ये विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि होने की वजह से अगर प्लस आवेश है तो प्लस लिखेंगे, माइनस आवेश है तो माइनस लिखेंगे। अगर ये सदिश राशि कोई होती जैसे तीव्रता, तो तीव्रता के केस में जब डेरिवेशन करते थे तो चाहे आवेश प्लस में हो चाहे आवेश माइनस में हो, हमेशा उसका हम सिर्फ परिमाण लिखते थे, यानी प्लस में लिखते थे। प्लस और माइनस की वजह से सिर्फ दिशा पर प्रभाव पड़ेगा, परिमाण पर नहीं पड़ेगा, तो वहां पर वो सदिश राशि है तो दिशा पर प्रभाव दिखाते थे। चूंकि ये एक अदिश राशि है तो इसमें दिशा होती नहीं है, तो प्लस आवेश है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस आवेश है तो माइनस में लिखेंगे। तो माइनस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव निकालना है, तो यहाँ माइनस Q रहेगा, और अपान में यहाँ से बिंदु P की दूरी यानी AP, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। बिल्कुल ऐसे ही अब लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और इसको बोलेंगे V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये प्लस Q आवेश की वजह से तो प्लस Q यहाँ लिखेंगे, और बटे में दूरी कितनी है BP, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो दोनों अलग अलग आवेशों की वजह से आपने विभव निकाल लिया, तो पूरे द्विध्रुव की वजह से विभव कितना आएगा, तो अब लिखेंगे द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव। तो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव का मतलब क्या, दोनों विभवों का कुल परिणामी, और परिणामी का मतलब सीधे सीधे जोड़ना है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि होती है, तो दिशा नहीं देखना है, सीधे सीधे जोड़ दीजिए, परिणामी आ जाएगा V1 + V2। रख देते हैं मान, V1 का मान 1/4πε0 और ये माइनस में Q और अपान में AP की लंबाई कितनी है R + L, फिर उसके बाद प्लस दूसरा वाला 1/4πε0 और ये प्लस Q मतलब Q और अपान में BP, और BP की लंबाई कितनी R - L, तो ये हो जाएगा R - L। ठीक है, अब इसमें से जो भी कॉमन होता है उसको कॉमन करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्ट आएगा देखिए V = 1/4πε0, और कॉमन क्या होगा, Q भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से Q और यहाँ से Q कॉमन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस में ये R + L, और सॉरी यहाँ पर ये माइनस भी है, माइनस, और ये प्लस यहाँ से आएगा 1/R - L। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेना है आपको, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो आगे 1/4πε0 और साथ में ये आवेश Q भी है, और ब्रैकेट में आएगा इसका एलसीएम कितना आ गया था, एलसीएम आ जाएगा R + L इंटू में R - L, और जब भाग करेंगे R + L से तो ये R + L कट जाएगा, R - L बचेगा, और R - L को इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -R + L हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए R - L से जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा R + L, और ये जो R + L है इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा R + L। देखिए -R से +R कैंसिल हो जाएगा, तो L और L मिला के क्या बचेगा 2L। तो आपके पास जो रिजल्ट आया यहाँ से कैलकुलेशन के बाद वो आया V = 1/4πε0, और ये Q और ये इंटू में यहाँ से L + L करेंगे तो क्या आ जाएगा 2L, और अपान में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा R² - L², है ना, A + B इंटू A - B, यानी A² - B² का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये R² - L² आ जाएगा। अब यहाँ पर एक एजम्पशन आप देखिए कि R² - L² में जो R है, ये जो R है
वो काफ़ी बड़ा है एल से। ये जो आर वाली लंबाई है वो द्विध्रुव की आधी लंबाई की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो जो आर का स्क्वायर होगा वो एल के स्क्वायर से और ज़्यादा होगा, है ना। छोटी संख्या, अगर कोई संख्या एक से छोटी हो तो जितना ज़्यादा बार स्क्वायर करेंगे वो उतना ज़्यादा छोटा होएगा। और ये जो लंबाई है वो बहुत ही छोटी है, ये जो लंबाई है वो एक से बहुत छोटी है, क्योंकि आपको पता है द्विध्रुव जो होता है ना, इसके बीच की जो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है, एंगस्ट्राम के रेंज की होती है ये, है ना, एंगस्ट्राम माइक्रोन के रेंज की। तो आर स्क्वायर जो होगा वो तो बड़ा हो जाएगा स्क्वायर करने पर, क्योंकि ये बड़ी दूरी है, जबकि एल स्क्वायर जो एल है वो बहुत छोटी दूरी है, एक से छोटी है, तो इसका स्क्वायर करने पर ये और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, और इतनी छोटी हो जाएगी कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको लगभग आप क्या मान सकते हैं, आर स्क्वायर मान सकते हैं। यानी इस एल स्क्वायर को घटाने या जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। तो जैसे ही आप ये एजम्पशन को यहाँ पर यूज करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए q इंटू 2l, यहाँ पर हमने पहले ही आपको बताया था q इंटू 2l क्या है। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है जो आवेश q से मिलकर बना है और इसकी लंबाई 2l है, तो q इंटू 2l को p से प्रदर्शित करते हैं और इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो q इंटू 2l की जगह पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p लिखेंगे, और अपान में ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता आप निकालते हैं उसकी तुलना में ये बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या करना है, द्विध्रुव ले लेना है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेना है। और कहाँ पर, तो पहले केस में ये अक्षीय स्थिति में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस माइनस क्यू आवेश की वजह से विभव निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश की वजह से विभव निकालेंगे और दोनों विभवों को जोड़ देंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश की वजह से विभव कैसे निकालते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन कराया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस लेक्चर को पहले देखेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो विभव का फार्मूला होता है बिंदु आवेश की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी। तो माइनस क्यू आवेश की वजह से पता कर रहे हैं तो माइनस क्यू और बटे में दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी AP, और AP का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसी तरीके से प्लस क्यू आवेश की वजह से निकालेंगे तो प्लस क्यू लिखेंगे और वहां से दूरी कितनी, BP का भी मान पहले हम निकाल चुके हैं। ये दोनों मान यहाँ पर रखेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर, जहां पर P क्या है, जहां पर P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मान Q इंटू 2L के बराबर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सस्ता सा डेरिवेशन है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का। अब इसी के बाद हम देख लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति में अगर द्विध्रुव की वजह से विभव निकालें तो उसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो बहुत टफ नहीं है, तो सेम लेक्चर में इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन करने के लिए हमने ये डायग्राम बना दिया है। ये आपका वही वैद्युत द्विध्रुव है, AB नाम है इसका, और इसकी जो लंबाई है वो 2L है। और इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु O है। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर ये बना हुआ है। तो पिछली बार हमने क्या किया था, मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में गए थे। अभी मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, मतलब इसके अक्ष के बिल्कुल लंबवत ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएंगे, तो इसी को निरक्षीय बोला जाता है। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, और इसी बिंदु P पर इस पूरे द्विध्रुव की वजह से वैद्युत विभव का मान निकालना है। पूरे द्विध्रुव का मतलब कि दोनों अलग अलग आवेश हैं, इन दोनों अलग अलग आवेशों की वजह से विभव निकालेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे तो परिणामी विभव आ जाएगा द्विध्रुव की वजह से बिंदु P पर, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस आवेश, जहां पर ये आवेश है माइनस क्यू आवेश, इसको बिंदु P से मिलाएंगे, और बिल्कुल ऐसे ही इस दूसरे वाले आवेश को भी बिंदु P से मिलाएंगे। और ये जो दूरी है A से लेकर P तक और B से लेकर P तक, इसको पता करेंगे। तो आप देखिए कि ये पूरी लंबाई अगर 2L है और ये जो बिंदु O है वो मध्य बिंदु है, इसका मतलब कि ये लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की L, और ये लंबाई भी क्या हो जाएगी, L, ठीक है। और ये ऊर्ध्वाधर लंबाई आपको पता है। तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज या इस समकोण त्रिभुज में देखें तो ये लंब का काम कर रही है और ये दोनों भुजाएं आधार का काम कर रही है। तो अगर हम त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, समकोण त्रिभुज AOP में,
तो AOP में आप देखिए AP जो है वो कर्ण है, तो AOP में हम ये पाइथागोरस का प्रमेय यूज कर रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही आएगा। और कर्ण का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है, तो लंब है OP का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AO का स्क्वायर, मान रख दीजिए। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP, O से लेकर P तक की लंबाई है R स्क्वायर प्लस AO, A से लेकर O तक की लंबाई है L, तो L स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए, तो AP बराबर कितना आ जाएगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमने समकोण त्रिभुज AOP के लिए किया। बिल्कुल सेम चीज समकोण त्रिभुज BOP में भी लागू होगा और एकदम सेम कंडीशन है, इसका भी आधार L, इसका भी आधार L, इसका भी लंब R और इसका भी लंब क्या R, तो इसका भी कर्ण उतना आएगा। अगर दोनों का आधार दोनों का लंब सेम है तो दोनों का कर्ण भी सेम आएगा। इसका मतलब कि अगर हम समकोण त्रिभुज BOP की बात करें, BOP में, तो B से लेकर P तक की लंबाई भी कितनी आएगी, ये आ जाएगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, यानी AP और BP का मान बिल्कुल बराबर है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस आवेश की वजह से यहाँ विभव निकाल लेते हैं, इस आवेश की वजह से विभव निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो -Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव आएगा, अगर उसको हम V1 बोलें तो V1 = 1/4πε0, और आवेश कितना -Q, क्योंकि अदिश राशि है तो माइनस लिखना पड़ेगा, अपान दूरी कितना AP। ठीक है, इसी प्रकार से पता करेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव यानी V2, यह आ जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पर +Q है तो +Q लिखेंगे, और अपान में दूरी कितना है BP। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि AP और BP दोनों आपस में बराबर हैं, AP और BP दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है। तो जो BP है उसको हम AP भी लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 और प्लस में Q, और BP की जगह पर AP लिख देंगे क्योंकि आपस में बिल्कुल बराबर है। इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए कि इन दोनों आवेशों की वजह से जो विभव आपने बिंदु P पर निकाला है वो विभव का मान एकदम बराबर है आपस में, सिर्फ ये माइनस में है और ये प्लस में है, और हर एक चीज एकदम सेम है। तो अगर हम कहें कि परिणामी या ये कह लीजिए द्विध्रुव के कारण विभव, तो द्विध्रुव के कारण अगर बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो V कैसे आएगा, V1 प्लस V2 से, और मान दोनों का लिख दीजिए। V1 का मान कितना है, माइनस में 1/4πε0 और Q अपान में AP, और प्लस V2 का मान रख दीजिए 1/4πε0 और Q अपान प्लस में AP। देखिए ये पूरा मान प्लस में और ये पूरा मान माइनस में और एकदम सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि V का मान क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि जब आप किसी वैद्युत द्विध्रुव की वजह से निरक्षीय स्थिति में विभव निकालते हैं तो कुछ भी विभव नहीं आता, विभव आ जाता है 0, क्योंकि इसकी वजह से विभव और इसकी वजह से विभव बिल्कुल बराबर आता है, लेकिन नेचर या कह लीजिए उनका जो मान परिमाण होता है, एक प्लस में आता है तो दूसरा माइनस में, तो बिल्कुल बराबर हैं और विपरीत नेचर के हैं, तो दोनों आपस में जुड़ के ये कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाता है। जबकि आपने तीव्रता वाले केस में क्या देखा था, जरा इस चीज़ को आप समझिए। अगर हम अक्षीय स्थिति में तीव्रता के फार्मूले की बात करें तो ये आया था 1/4πε0 और यहाँ पर 2p/r³ अक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना आता है, इसी का बिल्कुल आधा का मतलब कि 1/4πε0 और यहाँ पर आया था p/r³। तीव्रता के केस में ऐसा हुआ था, लेकिन विभव के केस में आप देखिए विभव कितना आ गया था अक्षीय स्थिति में, तो 1/4πε0 और यहाँ आया था p और अपान में r², अभी हमने डेरिवेशन किया था। और जब विभव की बात कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति में तो आधा होने की बजाय ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आपस में कंपेयर करते हुए आप याद रखिएगा कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता जो होते हैं वो एक दूसरे के आधे या 2 गुने हैं, जबकि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में जो विभव होते हैं वो अलग हैं। अक्षीय स्थिति में जितना भी विभव हो, ये फार्मूला है उसका, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान नहीं आता है, वो बिल्कुल 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, जो कि हम पहले शुरुआत में आपको बता चुके हैं, और उसके साथ ही साथ अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव, ये आप डेरिवेशन कर सकते हैं।
तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में अपनी समस्या को आप लिखिए, उसके हिसाब से हम लोग आगे आपको रिप्लाई करेंगे, जो भी समस्या होगी उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, डेरिवेशन करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट